पेज नंबर 83 पे आना। सेक्शन 18 अपना पेंडिंग है, मैं पहले सेक्शन 18 नहीं करवा रहा हूँ, पहले अपने 19 वाला टॉपिक देख रहे हैं, 18 पे बाद में आएंगे। तो सेक्शन 19 और सेक्शन 143 दोनों टॉपिक जो है वो साथ में है। बात यहाँ पे हो रही है जॉब वर्कर की, ठीक है। अब एग्जैक्टली जॉब वर्क है क्या, कैसे ये प्रोसेस काम करता है, जीएसटी की क्या स्कीम है, ओवरऑल अपने डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है और इंटरेस्टिंग स्कीम है एकदम, कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट ज़्यादा नहीं आने वाले। दो टर्म्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर और दूसरा है जॉब वर्कर। बीच में अभी कुछ एग्जाम्पल में मैं आपको डिस्कस करवा भी रहा था कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर वो है जो मेजरली खुद गुड्स को बना रहा है, लेकिन उन गुड्स पे कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस करने के लिए उसको आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो कोई भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, बड़ा कॉमन है, टेक्सटाइल में भी ये चीज़ें जो है वो इस तरीके से काम करती है, बाकी इंडस्ट्रीज में भी होता है। कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ना डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या प्रोसेस हम खुद करेंगे और क्या प्रोसेस हम आउटसोर्स करेंगे। ठीक है, मेक और बाई डिसीजन होता है। तो या तो आप खुद बना लो या दूसरे से खरीद लो, या फिर रॉ मटेरियल उसको प्रोवाइड करके उससे प्रोसेस करवा लो। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना हो तो एक प्रोसेस तो होगा नहीं कि आपने रॉ मटेरियल मशीन में इनपुट किया, प्रोसेस होकर आउटपुट सीधा रेडी प्रोडक्ट ही आ गया, वैसा नहीं होगा, उसके फेजेस होंगे। अब वो फेजेस में सिचुएशन क्या रहेगी कि आपको अलग अलग स्टेप्स उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं, तब जाके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए सारी मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। हर बार ये फिजिबल नहीं होता है। कितनी बार ना बाहर से प्रोसेस करवा लेना सस्ता पड़ता है चार्जेस पे करके, रादर देन इन्वेस्टिंग इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूरी मशीन लगाओ, सेटअप करो, वर्कर्स को हायर करो, टेक्निकल ट्रेनिंग दो, महंगा पड़ता है। तो कंपनीज फाइनेंशियली उस चीज़ को डिसाइड करती है कि अगर प्रोडक्ट पे प्रोसेस आउटसोर्स करना सस्ता पड़ रहा है तो हम बनाने की मेहनत क्यों करें, क्यों ना वो प्रोसेस को आउटसोर्स कर दें, और जो प्रोडक्ट पे जो प्रोसेस करना हमारे लिए फाइनेंशियली फिजिबल है वो हम खुद करेंगे, जितना फिजिबल नहीं उतना किसी और से करवा लेंगे। आया समझ में? तो ये स्कीम यहाँ पे काम करती है। इसमें हम दो जो पार्टीज इन्वॉल्व है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर एंड जॉब वर्कर। तो प्रोडक्ट मेजरली मैं बना रहा हूँ, लेकिन उसका एक प्रोसेस मैं आपसे करा रहा हूँ। तो यू आर जॉब वर्कर एंड आई एम प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। अब प्रॉब्लम ये है कि जब गुड्स की बात आती है तो क्या होगा, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर वो गुड्स पहले जॉब वर्कर को पास ऑन करेगा, उसकी प्रीमाइसिस पे भेजेगा, उसकी फैक्ट्री पे वो प्रोसेस करेगा, फिर वो गुड्स को वापस रिटर्न करेगा। अब ये पॉइंट में आप देख रहे हो सप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्कर गुड्स आर सप्लाइड, और जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर गुड्स वापस सप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो सप्लाई वाली सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने इसको टारगेट किया जीएसटी एक्ट में और बोला हमारे हिसाब से सप्लाई है, वेदर इट इज विदाउट कंसिडरेशन और नॉट, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये हम देख रहे थे शेड्यूल 1 में भी ये लिस्ट में था, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, तो जॉब वर्कर को भी वो उसी में गिन रहे हैं। अब जब इनिशियली जीएसटी आया तो इस चीज़ को लेके भी अपने यहाँ भी लोकल लेवल पे भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि जो वीविंग का जो काम है, वीवर्स हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। वो बोले जॉब वर्क करते हैं, यान दूसरे का है, कपड़ा दूसरे का बना के दे रहे हैं, हम चार्ज कर रहे हैं। अब बोले रॉ मटेरियल भिजवाता है, बोले तभी भी सप्लाई। फिर बोले मैं रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके सेमी फिनिश गुड्स वापस भेज रहा हूँ, बोले वो भी सप्लाई। तो हम दोनों एक दूसरे से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं और दोनों बाद में उसका आईटीसी ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी तो मिल रहा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? आईटीसी मिल रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रोसीजरल हैरेसमेंट है वो प्रॉब्लम है। भाई जॉब वर्क का मतलब ही होता है कि गुड्स का मालिक तो मैं ही हूँ, मैंने वो गुड्स किसी को सिर्फ प्रोसेस करने के लिए टेम्पररी दिए और वो गुड्स वापस ही मंगवाने वाला हूँ, वो तो गारंटी है। तो इतने प्रोसेस के लिए पहले मैं आपको गुड्स भेजूंगा तो आपसे जीएसटी कलेक्ट करूंगा, फिर वही गुड्स आप मुझे भेजोगे तो मुझसे जीएसटी कलेक्ट करोगे। तो दोनों एक दूसरे से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे, फिर आगे उसका आईटीसी लेंगे। तो ये प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है? और स्टार्टिंग में लेके आए जॉब वर्क पे सीधा 18% जीएसटी, और हैवी हो गया। तो आप मेरा 18% पैसा ब्लॉक कर रहे हो विदाउट रीजन। मतलब मैं जब आपको गुड्स बेचूंगा या ट्रांसफर करूंगा जस्ट फॉर जॉब वर्क, मैं आपसे जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करूंगा, तो वो 18% पैसा आपका ब्लॉक नहीं हो गया टेम्परेरीली? अब जब तक वो गुड्स आप मुझे वापस नहीं करोगे या किसी और को बेचोगे नहीं, तब तक वो बर्डन आप ही के ऊपर रहेगा और आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो सबने ये बोला कि भाई हमारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा हाथ में चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट आपने बढ़ा दी। अब ये फंड्स की शॉर्टेज होगी तो हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करेंगे, उस पर इंटरेस्ट बेयर करेंगे। तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की नीड क्या है जबकि ट्रांजैक्शन सिंपल है? तो बोला कि चलो इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सेक्शन 19 में आपको जॉब वर्क के बारे में उन्होंने बेसिक बातें समझाई और उसका जो प्रोसीजर है 143 में समझाया। तो दोनों सेक्शन साथ साथ में चलते हैं और मैं ओवरऑल स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने ये बोला एक काम करते हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन कर देते हैं जिससे आपको भी परेशानी ना हो। उनका एक्चुअली टारगेट ये था कि लोग जॉब वर्क के नाम पे प्रोडक्ट को सेल ना कर दे। मतलब मैं आपको एक्चुअली में गुड्स बेच रहा हूँ, ऑन पेपर क्या दिखा रहा हूँ, बोले जॉब वर्क है, गुड्स बाद में वापस आएंगे, कब आएंगे पता नहीं, एक दिन आएंगे, समझे? जॉब वर्क के नाम पे ना जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करूंगा एक दूसरे से, तो इससे गवर्नमेंट का ना रेवेन्यू टूटेगा, वो उनको टेंशन थी।
इसलिए इन्होंने क्या किया, जॉब वर्क के ऊपर इस तरीके से जीएसटी लगाने की बात की। लेकिन फिर जब ये प्रोसीजर उन्होंने डिफाइन किया तो बोला कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक काम करो, अगर जेन्युइनली जॉब वर्क है तो फिर गुड्स कभी ना कभी वापस तो आने चाहिए। तो हम सेक्शन में एक डेडलाइन फिक्स कर देते हैं। डेडलाइन का मतलब क्या कि मैंने आपको गुड्स प्रोसेस करने के लिए भेजे, तो कुछ पर्टिकुलर डेज में अगर वो गुड्स वापस आ जाते हैं प्रोसेस होके, तो गवर्नमेंट मान लेगी कि एक्चुअल में ये जॉब वर्क था। लेकिन अगर उतने टाइम लिमिट में गुड्स आपकी तरफ से वापस नहीं आते तो फिर गवर्नमेंट ये मानेगी कि ये सप्लाई था, सेल था, और अब जीएसटी भरो। और अब जीएसटी भरोगे तो इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम से आप पैसा यूज कर रहे हो। आया समझ में? ठीक है, तो ये बेसिक बात यहाँ पे इन्होंने की। दूसरा बाइफर्केशन किया, जो टाइम लिमिट की बात कर रहा हूँ कि कितने टाइम में गुड्स प्रोसेस होके आने चाहिए, तो उसमें एक कैटेगरी उन्होंने बनाई इनपुट की। आपको याद आ रहा होगा, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। तो क्या होता है, इनपुट के ऊपर भी जॉब वर्क होता है, कैपिटल गुड्स पे भी जॉब वर्क होता है। मैंने कोई मशीन खरीदी है, उस मशीन की कैपेसिटी एनहांस करनी है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं, टेक्निकल चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए भी मैं मशीन किसी को भेज सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, रिपेयर करके, इंप्रूव करके आप मुझे दो। तो जॉब वर्क कैन बी डन ऑन इनपुट्स एज वेल एज ऑन कैपिटल गुड्स। दोनों के लिए जो टाइम लिमिट है वो अलग अलग दी है, जो अपने सेक्शन में यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे समझ में क्लियर हुआ? तो ये टाइम लिमिट की बात सेक्शन 19 में की है। पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, फिर बाकी पॉइंट्स पे चलते हैं। देखो स्टार्टिंग में पेज 83 पे तो उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है कि जॉब वर्क क्या होता है। वही अपना सेक्शन 2 का रेफरेंस मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। आप पहले सेक्शन 19 पे आना, दैट इज पेज नंबर 85। 143 का प्रोसेस में उसके बाद बताता हूँ। 19 में देखो सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, ITC इज अलाउड टू प्रिंसिपल ऑन इनपुट्स विच आर सेंट टू अ जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। ये बेसिक बात है, अपन ITC पढ़ चुके हैं, अभी आपको उसका बेसिक आइडिया है। तो ऑब्वियस है, अगर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर को कोई गुड्स जॉब वर्क करने के लिए भेज रहा है, तो गुड्स का मालिक कौन है, प्रिंसिपल या फिर जॉब वर्कर? ठीक है, तो मैंने कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा था, उस पर मैंने कुछ प्रोसेस किया, कुछ प्रोसेस करने के लिए वो गुड्स आपके यहाँ भेजा, तो उस रॉ मटेरियल पे जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया, उसका ITC में क्लेम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? या आप क्लेम करोगे? कौन क्लेम करेगा, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर या जॉब वर्कर? इम्प्लाइड था। तो सबसेक्शन 1 में यही बोला है कि अगर मैं कोई गुड्स खरीद के उस पर कुछ प्रोसेस करके जॉब वर्कर को आगे भेजता भी हूँ, तो गुड्स का मालिक मैं ही हूँ। उसमें जितना भी मेरा इनपुट टैक्स गया है उसका मैं ITC राइटफुली क्लेम कर सकता हूँ, उसमें डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये क्लैरिफिकेशन इन्होंने सबसेक्शन 1 में दिया। आया समझ में? आगे देखें, ITC अलाउड टू प्रिंसिपल ऑन इनपुट्स विच आर डायरेक्टली सेंट टू जॉब वर्कर। ये मैं आपको रिलेट कराता हूँ सेक्शन 16 से, जो अपन अभी प्रीवियसली देख रहे थे। वहाँ पे हमने देखा था कि ITC क्लेम करने के लिए कंडीशंस क्या है। वन ऑफ द कंडीशन वाज कि गुड्स का एक्चुअली में रिसीव होना जरूरी है, और इसमें हमने देखा था कि गुड्स बायर रिसीव करे या बायर के बिहाफ पे कोई और रिसीव करे, इट इज ओके। वो बात हुई थी, मैंने आपको बोला था गुड्स आप डायरेक्टली किसी के यहाँ भिजवा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैंने तो जॉब वर्कर का आपको एग्जाम्पल भी दिया था। वो पॉइंट यहाँ से रिलेट हो रहा है कि अगर मैं आपसे रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ और मुझे पता है कि जॉब वर्क में पहला प्रोसेस ही जॉब वर्कर करने वाला है, तो मैं मेरे यहाँ पे गुड्स मंगवाऊँ, एंट्री करूँ कि चलो ITC के लिए ओके हो गया, फिर वहाँ पे भेजूँ, 2 बार ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं करना है। मैं डायरेक्टली गुड्स जॉब वर्कर के वहाँ डिलीवर करवा सकता हूँ आपके थ्रू। इनवॉइस और पेमेंट मेरी तरफ से होगा, बिल मेरे नाम का बनेगा, ओनर में ही, तो ITC भी तो मैं ही क्लेम करूंगा। तो अगर मैं पहले गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर के वहाँ डिलीवर कर भी देता हूँ, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं ही प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर हूँ, ITC मुझे क्लेम करने को मिलेगा। एकदम सिंपल सी बात। फिर सबसेक्शन 2 में इतना ही बोला, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स है, ज्यादा टेंशन नहीं। और आप देखना उसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज B। वो वही पॉइंट का रेफरेंस है जो अपन वहाँ देख रहे थे कि एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज नेसेसरी। तो एक्चुअली में नेसेसरी नहीं है, जॉब वर्कर डायरेक्टली रिसीव कर लेगा तो भी चलेगा, उस सेंस में बोला। थर्ड पॉइंट देखो, टाइम लिमिट आ गई। मैंने आपको बोला कि अगर मैंने कोई इनपुट के तौर पे कोई गुड्स खरीदे हैं या रॉ मटेरियल खरीदा है और फिर मैं उसके ऊपर जॉब वर्क करवा रहा हूँ, और वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वो इनपुट की कैटेगरी में है, प्रोसेस करके जब वापस आएगा मैं उस पर और प्रोसेस करूंगा, तो फाइनली एक फिनिश गुड्स बनेगा जो सेल होने वाला है। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई हम किसी भी ट्रांजैक्शन को या सप्लाई को जॉब वर्क तभी मानेंगे जब आप ये प्रूव करो कि हाँ गुड्स गए और वापस आए, वापस आना जरूरी है। तो बोले कितने टाइम में वापस आए तो चलेगा? तो नॉर्मल टाइम लिमिट है 1 ईयर। मतलब मैंने आपको जब गुड्स भेजे ना प्रोसेस करने के लिए, अगले 1 साल में आप गुड्स अगर वापस कर देते हो तो गवर्नमेंट मान लेगी कि एक्चुअली में जॉब वर्क था, इसमें कोई सेल या सप्लाई वाली बात नहीं थी। तो 1 ईयर की टाइम लिमिट इनफ है, रीजनेबल है या कम पड़ेगी? बहुत ज्यादा है ना। 1 साल का टाइम तो बहुत हो गया। मतलब किसी गुड्स पे कोई प्रोसेस करके देगा, कितना टाइम लगाएगा उसमें? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, या तो 1 साल का टाइम दिया। तो डिपार्टमेंट ने आपको पूरा मौका दिया है कि आप अपना ट्रांजेक्शन जेन्युइनली और आराम से कर सको, और मोर देन इनफ आपको टाइम दिया। क्लियर? अच्छा, ये 1 साल में ना टाइम एक्सटेंशन भी दिया, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ।
बोला 1 साल में भी अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो आप इसका टाइम एक्सटेंड करा सकते हो। एक्सटेंशन की ड्यूरेशन देख लो कितनी बोली है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब 1+1 हो गया, 2 ईयर्स तक जा सकता है। तो नॉर्मल टाइम लिमिट इज 1 ईयर, लेकिन एक्सटेंड करके +1 ईयर ऐड हो सकता है, तो 2 साल के अंदर अंदर गुड्स वापस आएंगे तो भी चलेगा। अब इससे ज़्यादा रीजनेबल तो गवर्नमेंट नहीं हो सकती इस प्रोविजन में, ठीक है। तो 1+1 हो गया, और साइड पे लिख के रख लो 1+1, तो भी आपको याद रहेगा। लेकिन लास्ट डे पे सेक्शन की लैंग्वेज इतनी नेसेसरी नहीं होगी, सिर्फ कंटेंट याद आ जाए तो बड़ी बात है। आगे अब देखो 1, 2, 3 तीन सब सेक्शन इनपुट को लेके थे, बार बार उसमें बात इनपुट की हो रही थी। अब जो 4, 5 और 6 है उसमें बात कैपिटल गुड्स की होने वाली है। आइडेंटिकल सेक्शंस हो गए, 3 सेक्शन इनपुट के, 3 सेक्शन कैपिटल गुड्स के, और आइडेंटिकल है एकदम, देख लो। सब सेक्शन 4 में बोला ITC अलाउड टू प्रिंसिपल ऑन कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क, सेम हो गया। जो सब सेक्शन 1 में बोला था वही 4 में बोला है, सिर्फ इनपुट के बदले कैपिटल गुड्स आ गया, बाकी कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं। 5 वाला भी ऐसे ही है, डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर। 2 में आपने वही देखा, तो 2 और 5 आमने सामने सेम। और 3 और 6 में देख लो ड्यूरेशन वाला पॉइंट, बट ड्यूरेशन अलग है। वहाँ पे क्या था, 1+1 था, यहाँ पे है 3+2, ठीक है, 3+2 हो गया। अब इतना टाइम क्यों दिया, क्योंकि बात कैपिटल गुड्स की हो रही है। कैपिटल गुड्स क्या, बड़ी बड़ी मशीन्स और बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उन पे काम करना, उनको जैसा चाहिए वैसा कस्टमाइज करना, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है, तो इसलिए इतना टाइम दे दिया, और उसमें भी एक्सटेंशन के साथ ही बोला। ठीक है, डन, समझ आया। लास्ट सब सेक्शन है उसका 7th वाला। यहाँ पे बोला है कि सब सेक्शन 3 और 6 कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से गुड्स या कैपिटल गुड्स बोलो आप जिसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो बोला मोल्ड, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स एंड टूल्स। मोल्ड की बात कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मोल्ड का मतलब क्या होता है, टर्म कभी आपने सुना है? मोल्ड का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को शेप करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो कोई पर्टिकुलर हैंडसेट आपके पास है, तो वो ऐसा अकेला हैंडसेट तो है नहीं, जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो वैसा हैंडसेट तो कितने लोगों के पास होगा, ठीक है। तो वो आपका हैंडसेट और सेम आइडेंटिकल हैंडसेट अगर किसी और के पास है, तो दोनों की फिनिशिंग में फ़र्क होता है क्या, कि थोड़ा साइज़ का डिफरेंस है, थोड़ा फिनिशिंग का फ़र्क है, विड्थ में, उसके डायमेंशंस में कुछ फ़र्क ऐसा होता है? नहीं, एग्जैक्टली सेम होता है, एकदम आइडेंटिकल। तो एक्चुअली में जो आइडेंटिकल शेप दिया जा रहा है वो किस बेस पे दिया जा रहा है? मोल्ड के बेस पे। तो एक्चुअली में जितना दिमाग मोल्ड को बनाने में लगता है ना, उतना प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लगता है, क्योंकि मोल्ड एक ऐसी चीज़ है, एक बार बना दी उससे आप हज़ारों प्रोडक्ट बना सकते हो, और वो हज़ारों प्रोडक्ट में ना एक्यूरेसी आनी चाहिए। थोड़ा 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस आ गया ना, तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्रिएट नहीं होगी। क्लियर ये चीज़? तो मोल्ड को बनाने में बहुत टाइम जाता है और मेन मेहनत उस पर होती है। एक बार मोल्ड रेडी हो गया, फिर उसमें से फटाफट प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन मोल्ड अगर आप ठीक से नहीं बनाओगे और बार बार उसमें एरर आएगा, तो फिटिंग इश्यूज और जो प्रॉब्लम्स आएंगी क्वालिटी की, वो फिर आप उसको ठीक करते रह जाओगे, वो भारी पड़ेगा। इसलिए ये सब चीज़ों में क्या होता है, टाइम लिमिट रखना और टाइम बाउंड करना उसको, वो बहुत डिफिकल्ट है, और उससे ना वो क्वालिटी इश्यूज बाद में आ सकते हैं। तो ये जो सबसेक्शन 3 और 6 में 1 ईयर और 3 ईयर की टाइम लिमिट थी, बोला मोल्ड्स के केस में डाई और मोल्ड सिमिलर कंसेप्ट हो गया, तो बोला ये सब चीज़ों के केस में ना टाइम लिमिट नहीं है। मतलब आपने किसी को मोल्ड बनाने के लिए दिया है तो वो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, उसमें 3 ईयर्स वाली कोई लिमिट नहीं है, वो सबसेक्शन ही आप भूल जाओ। तो इसमें टाइम लिमिट हटा दी उन्होंने। क्लियर? ठीक है। बाकी भी टर्म्स ऐसे ही है, मोल्ड, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स, टूल्स, पार्ट्स बोल सकते हैं या टूल्स बोल सकते हैं, जिसके थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो 19 वाले सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके कवर हो गए। 143 में देख लेते हैं, और कुछ नया पॉइंट है तो वो भी कवर करते हैं। एक्चुअली दोनों कनेक्टेड सेक्शंस ही हैं। देखो सब सेक्शन 1 में कुछ नया नहीं है, आप ये भी कर सकते हो शॉर्टकट में ना, उसका एनालिसिस पढ़ सकते हो। 143 देखना पेज 84 पे, उसमें जो जनरल प्रोविजन लिखा है ना सबसेक्शन 1, उसके नीचे एक एनालिसिस करके एक पॉइंट है। उसका मतलब ये है कि अगर आपको सेक्शन की लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, थोड़ी सी हैवी होती है, सिंपल वर्ड्स में पढ़ना है, तो आप डायरेक्ट एनालिसिस पढ़ सकते हो। दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बात सेम ही। सबसेक्शन 2 जितना हेडिंग में उतना ही, प्रिंसिपल को सारे अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए, तो ठीक है कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसेक्शन 3 में डीम्ड सप्लाई इफ इनपुट्स नॉट रिटर्न बैक और नॉट सप्लाइड फ्रॉम प्लेस ऑफ जॉब वर्कर। हमने अभी बात की थी ना पीछे, 1 साल के अंदर अंदर अगर गुड्स वापस नहीं आए तो डिपार्टमेंट क्या मान लेगा कि ये तो सप्लाई था। आपने बोला जॉब वर्क, लेकिन जॉब वर्क में 1 साल में तो गुड्स वापस आने चाहिए, टाइम एक्सटेंशन मांगा आपने तो उसमें वापस आने चाहिए, नहीं आ रहे ना, तो एक्चुअली में ये सेल है, ये सप्लाई है, लेकिन आप उसको जॉब वर्क दिखा रहे हो। अब हम आपसे जीएसटी कलेक्ट करेंगे, अब जब जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पता नहीं कौन से महीने का ट्रांजेक्शन था, आपने 1 साल 2 साल खींचा इसको, तो पूरे 1 या 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
इंटरेस्ट के साथ पैसे वसूल करेंगे, और वो आपको पता ही है 18% वाला जो रेट है वो लगेगा। यहाँ एक्सेस आईटीसी वाला पॉइंट नहीं है ना, लेट पेमेंट वाला केस है, तो 18% इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आप सोच लो 1 साल का 18% इंटरेस्ट कितना हो गया, इतना हैवी अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपने इंटेंशनली ये किया है तो। ठीक है, सब सेक्शन 4 जो है वो कैपिटल गुड्स के लिए सेम बात बोल रहा है, तो वो 1 ईयर था, यहाँ पे 3 ईयर हो गया। अब इसमें जो गुड्स को क्लियर करने की बात हो रही है वो भी इन बिटवीन आएगी, तो मैं आपको साथ में प्रोसेस में बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट ने इसके लिए क्या प्रोविजंस पोर्टल के ऊपर किए हुए हैं वो समझो। देखो हमने अभी एक सिचुएशन पे बात की थी, मैंने आपको बोला कि फर्स्ट प्रोसेस इज डन बाय द जॉब वर्कर। तो हमने देखा कि रॉ मटेरियल आप डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ डिलीवर करा सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब उल्टा सिचुएशन सोचो, लास्ट प्रोसेस इज डन बाय द जॉब वर्कर, ऐसा भी तो हो सकता है। प्रोसेस है, 4 प्रोसेस करने, आखिरी वाला प्रोसेस क्या होता है, फिनिशिंग, पैकिंग, लेबलिंग, यही होता है। लास्ट प्रोसेस आप जॉब वर्कर से करवा रहे हो। अब पता है क्या है, फिनिश प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में, मार्केटेबल कंडीशन में जॉब वर्कर की फैक्ट्री पे पड़ा है, आपको तो बेचना ही है। लेकिन क्योंकि आप ओनर हो, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर हो, पहले आप गुड्स मंगवाओगे अपनी फैक्ट्री पे, फिर वहां से डिस्पैच करोगे, तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन का 2 बार खर्चा नहीं लग गया। ऐसा अलाउ कर सकते हैं कि जॉब वर्कर के वहीं से आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट के यहाँ गुड्स डिलीवर कर दो। जैसे परचेस करके डायरेक्टली वहाँ गुड्स भिजवा सकते हो, तो वैसे ही सेल के टाइम पे गुड्स वहां से डायरेक्टली डिस्पैच भी तो करा सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्यों डबल करना है, वो प्रोविजन भी यहाँ पे उन्होंने 143 में लिया, और उसमें ये बोल दिया कि आप ऐसा कर सकते हो, बट इसके लिए कुछ कंडीशन माननी पड़ेगी, और कंडीशन बहुत बेसिक है, इतना कोई आपको परेशान नहीं कर रहे। कंडीशन ये है, या तो जॉब वर्कर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। गवर्नमेंट का एंड कंक्लूजन ये है कि उनको पता होना चाहिए कि जॉब वर्कर का फैक्ट्री का एड्रेस क्या है, कहाँ से गुड्स डिस्पैच हुए, ये लोकेशन उनको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए बोला कि देखो 2 रास्ते हैं, या तो जॉब वर्कर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है मतलब उसका एड्रेस हमारे पास है, कहाँ से डिस्पैच हुआ हमें पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसकी वो थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे काम कर रहा है और उसके लिए जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं है, और अगर आपको उसकी प्रीमाइसेस से गुड्स डायरेक्टली डिस्पैच करने हैं तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेलिटी करनी है। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर उसके जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेगा, उसमें ऑप्शंस होते हैं, उसकी डिटेल्स होती है, वहाँ पे एक डिटेल होती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब मैं प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी जो फैक्ट्री है वो क्या है, मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेन प्रीमाइसेस। उसके साथ साथ ऑप्शन आता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब मेरी ब्रांचेस, बाकी की लोकेशंस में ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉब वर्कर की फैक्ट्री का एड्रेस मेरे पोर्टल पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के टैब में जाके वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। मैंने ये कर दिया, उसके बाद आपकी प्रीमाइसेस से डायरेक्टली गुड्स डिस्पैच करूंगा तो चलेगा। तो एंड कंक्लूजन क्या निकला, डिपार्टमेंट को सिर्फ ये जानना था कि गुड्स जिस लोकेशन से डिस्पैच हुए वो लोकेशन कहाँ पे, उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है। क्यों ये जरूरी है जानना, ताकि उनको ना सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी क्या चार्ज करना है वो क्लियर हो जाए, जिसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, वो क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपसे ये प्रोसीजर करवा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया। अगर ऑलरेडी वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो टेंशन ही नहीं है, नहीं है तो खाली एड्रेस अपडेट कर देना, उसके बाद जो करना है करो। तो ये दोनों पॉइंट्स उन्होंने बताए। फर्स्ट प्रोसेस इज टू बी डन बाय द जॉब वर्कर, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। लास्ट प्रोसेस टू बी डन बाय द जॉब वर्कर, उसका प्रोसीजर भी बता दिया। और इन बिटवीन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप प्रोसेस करवा के गुड्स वापस मंगवा लो, 1 साल के अंदर अंदर आ गए तो कोई जीएसटी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको जॉब वर्क मान लेंगे। अगर नहीं आए तो डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। क्लियर? तो ये पूरी स्कीम है आपकी जॉब वर्कर की, जिसमें दोनों सेक्शंस कंप्लीटली आपके कवर हो गए, 19 एंड 143। अब कोई पॉइंट अगर बाकी है तो मैं देख लेता हूँ। लास्ट एक पॉइंट है 143 का सबसेक्शन 5, वो जो वेस्ट और स्क्रैप की बात की है ना, वो भी क्लियर कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। एनी वेस्ट और स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द जॉब वर्क मे बी सप्लाइड बाय द जॉब वर्कर डायरेक्टली फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स इफ सच जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड, और बाय द प्रिंसिपल इफ जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि जो भी जॉब वर्कर के यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है उसमें भी तो कुछ वेस्ट या स्क्रैप क्रिएट हो सकता है, उसको अगर डिस्पोज करना है तो कैसे करें। तो अगर आपका जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसकी प्रीमाइसिस से आप डिस्पैच करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर नहीं है तो फिर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को खुद डिस्पैच करना पड़ेगा। यहाँ वो एड्रेस अपडेट करने वाली उन्होंने बात नहीं की है, सिर्फ आपको प्रोसेस बता दिया। दिस इज ओनली फॉर वेस्ट एंड स्क्रैप, बाकी मेन प्रोडक्ट के लिए क्या करना था वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। डन। तो जॉब वर्कर वाला पूरा टॉपिक अब आपका पैकअप। बोलो, इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ आया, कोई क्वेरी है पूरी स्कीम में, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। कंप्लीट है पूरा, पता चल गया। तो 19 एंड 143 इज डन।